Start. Good morning to all of you present in this morning class. Today we are going to discuss a 15th chapter, that is bank reconciliation statement. So what is the meaning of bank reconciliation statement? Suppose you are doing the business and you are depositing the money into the bank and you are issuing the check also to your parties, and you also get the check from your parties in cash in lieu of the cash. It means every transaction you does it through the cash or or by the check. It means there would be an requirement of reconciliation of the transaction with the बैंक, क्योंकि बैंक में आपकी कितनी ट्रांजेक्शन हुई, बैंक में कितना पैसा आया कितना गया, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट ए स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक एंड वी रिकनसाइल इट विद आवर कैश बुक, क्योंकि हम अपनी एक कैश बुक अपने पास से बनाते हैं। उसमें अपने कैश बुक के चैप्टर में देखा था, तो कैश बुक हम बनाते हैं। तो कैश बुक में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बैंक के कॉलम के ट्रांजेक्शन हैं, उसमें आपने जो भी चेक इश्यू किया था, जो भी आपने चेक रिसीव किया, उस पर डिपॉजिट करवाया था, जो चेक आपके बाउंस हो गए थे, जिन कोई चार्जेज आपके बैंक के लगे थे, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके पासबुक के बैंक के कैश कॉलम, आपके जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में होने चाहिए। और उधर से आपके जो बैंक की जो पासबुक होती है, जो आपने घरों में देखा होगा ना कि आपकी एक छोटी सी पासबुक होती है, उसमें बैंक से आपने जो भी ट्रांजेक्शन की उसके अंदर लिखे होते हैं। तो आपकी पासबुक और आपकी कैश बुक आपके बिजनेस में होती है और पासबुक आपके बैंक की होती है। इन दोनों में जितने ट्रांजेक्शन हैं दे मस्ट बी कंपेयर, दे शुड बी टैली विद ईच अदर, एंड इफ द टोटल ऑफ बोथ आर एग्री इट मीन्स योर अकाउंट इज 100% करेक्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके वो एग्री नहीं करते हैं, कि आपका जो है पासबुक और कैश बुक एग्री नहीं करते हैं, तो उनके कुछ रीजन्स होते हैं। तो रीजन होते हैं, तो उनके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि वो एग्री नहीं करते। पहला है आपका चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपका पहला है चेक इशूड but yet not presented for payment। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपका मतलब ये हो कि आपने somebody was asking for you some money and you issue a check to him and he has not presented the check into the bank। कि आपने उसको चेक दे दिया, वो बंदा चेक जो जेब में डाल के घूम रहा है और उसने जिस चेक के जो है वो जमा ही नहीं करवाया बैंक में। अब हम तो ये मान के चलेंगे कि हमने जो है वो चेक दे दिया था उनको, उसने पैसा ले लिया होगा, जबकि उसने पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक की पासबुक है, जो इस प्रकार की बैंक की जो पासबुक है उस पासबुक के अंदर यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा नहीं होगा, जबकि हमारी ये कैश बुक है, ये हमारी जो कैश बुक है, कैश बुक की ये आपकी पेमेंट साइड है, हमने पेमेंट साइड में यहाँ पर एंट्री कर दी होगी। ठीक है, बैंक में जब जाएगा चेक के तो बैंक हमारे यहाँ पर डेबिट साइड में जो अमाउंट लिख देगा, और जब चेक बैंक में पहुँचा ही नहीं तो बैंक यहाँ नहीं लिखेगा, जबकि हमने तो ये आपकी रिसीट साइड थी कैश बुक की, आपकी पेमेंट साइड थी। तो यहाँ पर जो है आप एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि आपने चेक दे दिया था उन लोगों को, यू हैव मेड द पेमेंट and therefore you have entered into the cash book as the payment, but same is not entered in the passbook, and therefore there would be a difference between the passbook and the cash book। नेचुरली दोनों के अंदर एक डिफरेंस रहेगा। तो पहला रीजन तो हो सकता है कि चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, आपने चेक इशू कर दिया पर अभी तक बंदा पेमेंट लेने नहीं आया। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप समझ गए। अब इसको मैं अपने एक सेंस से इसको जो है इंटरप्रेट करता हूँ कि अगर मान लो आपने किसी को चेक दिया और वो बंदा चेक लेकर के बैंक में नहीं गया, तो आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा?
नेचुरली फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पैसे अकाउंट से निकले नहीं, तो यानी आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। हालांकि इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला रीजन तो डिफरेंस दोनों के बीच में ये हो सकता है। दूसरा रीजन है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो दूसरा रीजन आपका जो डिफरेंस होने का, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन, but bank has not credited, but bank has not credited yet। ठीक है, हमने जो है एक चेक था हमारे पास में, ही रिसीव द चेक एंड वी हैव रिसीव्ड द चेक, इट मीन्स वी हैव एंटर्ड ऑन दिस साइड। हमने इस साइड में एंटर कर दिया क्योंकि इट इज द रिसीट साइड, एंड वी आर डिपॉजिट इनटू बैंक, पर बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक जमा ही नहीं किया, यहाँ पर एंट्री नहीं डाली। इस कारण हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, यहाँ पर नहीं हुई, तो डिफरेंस का रीजन रह गया। यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया कि हमने जो है चेक डिपॉजिट करवाया पर अभी बैंक ने हमारे को क्रेडिट नहीं किया या हमारे खाते में जमा नहीं किया, तो यानी यहाँ पर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया। तो अगर देखा जाए प्रॉफिट और लॉस हुआ तो नेचुरली ये हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि हमने तो चेक जमा करवाया और हमारे अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ, तो हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, थर्ड है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। बैंक ने जो है चेक को डिसऑनर कर दिया, चेक डिसऑनर हो गया, और चेक डिसऑनर हो गया इसका ये हुआ कि हमने तो जो है बैंक के अंदर जमा करवाया था, यानी हम तो रिसीट के अंदर दिखा दिया था कि पैसे आ गए, पर बैंक में जाते डिसऑनर हो गए, यानी बैंक ने हमारी एंट्री नहीं की कि उन्होंने पैसा दिखाया नहीं कि आपके आया पैसा, तो नेचुरली रिसीट साइड बढ़ जाएगी और पासबुक की जो कई साइड है वो कम हो जाएगी। तो यानी डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया तो आप, ये तो डिफरेंस का रीजन है, तो इससे फ़ायदा नुकसान हुआ, तो चेक डिसऑनर हो गया तो नेचुरली आपको लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉस आपको दिखाई देगा। ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमारे को ब्याज दिया, बैंक ने हमारे को ब्याज दिया, तो नेचुरली ये हमारा कैश हेड है, यानी बैंक ने हमारे यहाँ अमाउंट क्रेडिट कर दिया, हमें पता ही नहीं तो हम तो रिसीट तो नहीं दिखाएंगे उसको। यानी अगर हमें पता होता है कि बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया है तो हम यहाँ रिसीट दिखाते, हमें पता ही नहीं है, तो बैंक ने तो हमारे खाते में पैसे डाल दिए इंटरेस्ट के और हमें पता ही नहीं, तो हमारा ये दोनों को दोनों डिफर करेंगे। डिफर करेंगे तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि कैश बुक और पासबुक एग्री नहीं करती। अगर इसका इम्पैक्ट देख के क्या होगा कि हमारे को फ़ायदा और नुकसान होगा, तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो हमारे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे को प्रॉफिट होगा, याद रखते रहना, इन्हीं से ही आगे क्वेश्चन बनेगा पूरा। ठीक है, तो हमारे को प्रॉफिट हो गया। फॉर द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक में सीधा ले लेता हूँ, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया या हमसे इंटरेस्ट ले लिया, तो नेचुरली बैंक ने इंटरेस्ट लिया तो उसने यहाँ पर एंट्री डाल दी होगी, हमारे को डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, और हमें पता ही नहीं कि हमारी पेमेंट हुई कि हमने यहाँ पर एंट्री की ही नहीं। इसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस का रीजन रहा कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो डिफरेंस का रीजन तो रहा। अब इस व्हाट विल द इम्पैक्ट, इट इज प्रॉफिट और लॉस, तो नेचुरली इट विल बी ए लॉस फॉर वी पीपल, क्योंकि हमारे बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो लॉस हो गया। तो ये हमारा जो इसके अंदर इम्पैक्ट इसका पड़ा। फिफ्थ है, फिफ्थ ये हो गया। सिक्स्थ आपके पास है वो बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, तो सेम ही चीज़ मान लो, ये बैंक चार्जेस
बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारे से चार्ज लिया, कमीशन ले लिया, तो नेचुरली उसने यहाँ पर एंट्री कर दी कि जैसे इंटरेस्ट की थी, हमें पता ही नहीं, हमने पेमेंट दिखाई नहीं, तो डिफरेंस हो गया। तो वो तो डिफरेंस का रीजन रहा, इसे फायदा और नुकसान होगा, नेचुरली ये भी हमारे को लॉस होगा, क्योंकि बैंक ने हमारे खाते से पैसे निकाल लिए, हमें पता ही नहीं चला, तो लॉस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में किसी कस्टमर ने सीधे पैसे जमा करवा दिए, तो हम कई बार अकाउंट नंबर देते हैं, हमारे अकाउंट में जमा करवा दो, तो नेचुरली पासबुक जो थी उसमें यहाँ पर पैसे आ गए होंगे। ठीक, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया बैंक ने, हमें तो रिसीट हुई नहीं, हमें तो पता ही नहीं, बैंक ने बाद में बताया कोई कस्टमर आपके खाते में अकाउंट में पैसे डाल गया, तो नेचुरल डिफरेंस का रीजन तो हो ही गया। डिफरेंस का रीजन में फ़ायदा और नुकसान हुआ, तो नेचुरली हमारे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई अकाउंट हमारे अकाउंट में पैसे डाल दे तो फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा तो हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, अगला रीजन है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक को हमने कह रखा था कि हमारा ब्याज अभी इकट्ठे करते रहना भैया, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा, हमने बता रखा उनसे ब्याज ले लिया करो, हमने कहीं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखा, इन्वेस्ट डिविडेंड ले लिया करो, तो नेचुरली बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, और हमें रिसीट का पता ही नहीं है, तो नेचुरली एक रीजन ऑफ डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक ये डिफरेंस का रीजन बन गया कि जो है बैंक ने सीधे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट के हमारे अकाउंट में डाल दिया, हमें पता ही नहीं चला, तो नेचुरली ये भी हमारे लिए एक प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ये रीजन प्रॉफिट का बनता है। नेक्स्ट अगर क्या रखें, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, हमने बोल रखा था कि हमारी बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, क्लब की फ़ीस है, यू पेड इट योरसेल्फ, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, बैंक ने पेमेंट कर दी, तो बैंक ने यहाँ पर जो है डेबिट कर दिया हमारे को, हमने पेमेंट का पता ही नहीं पता, तो डिफरेंस हो गया, रीजन है डिफरेंस है। ठीक है, और डिफरेंस है तो हमारा फ़ायदा और नुकसान हुआ, नेचुरली बैंक ने बिना बताए पेमेंट कर दी तो हमारे लिए लॉस है, तो ये हमारा लॉस का रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कि डिफरेंस है बाय कॉज ऑफ एरर इन कमिटिंग रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, हमने कई बार जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त गलती कर दी, यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन 2 बार एंटर कर दिया, हमने यहाँ पर एक ही बार किया था, तो नेचुरली यहाँ पर डेबिट 2 बार हो गया, तो लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट का लॉस होना, 2 बार कर दिया लॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका ये भी रीजन हो सकता है, या 2 बार क्रेडिट कर दिया वो भी रीजन हो सकता है। तो ये मेन आपकी ये चीज़ें होती हैं जिनके कारण से आपका बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर यानी आपकी पासबुक और आपकी कैश बुक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, इनके कारण से ये जो है कई बार टोटल आपका दोनों का एग्री नहीं हो पाता। अब इनका टोटल एग्री नहीं हो पाता तो ये चीज़ें तो उन्हें फाइंड आउट कर ले कि यहाँ पर टोटल आपका एग्री नहीं कर पा रहा है, तो हम फिर इनको कैसे एग्री करेंगे, हम किस प्रकार से जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो कैसे तैयार करेंगे, तो इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप पहली बात तो मैंने आपको ये बताया ना, ये प्रॉफिट, ये लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, ये है। एक बार फिर दोबारा से देख लो इनको, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके रीजन ऑफ
डिफरेंस इन पासबुक एंड कैश बुक वो कौन से थे। तो पहले आप कह सकते चेक इशूड येट बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिए पर अभी उसकी पेमेंट लेने के लिए बंदा नहीं आया तो नेचुरली ये हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि हमारे खाते से पैसे नहीं निकले। ठीक है। दूसरा कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर पेमेंट बट येट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक तो जमा कर दिया पर अभी तक बैंक ने हमारे खाते में पैसे नहीं डाले तो नेचुरल लॉस हो गया। ठीक है। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया तो नेचुरली ये भी लॉस हो गया क्योंकि हमारे खाते में पैसे नहीं आए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दे दिया तो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इसका रिवर्स है, बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट ले लिया तो नेचुरल लॉस हो गया। और बैंक चार्जेस कमीशन चार्ज बाय बैंक कि बैंक ने बैंक चार्जेस या कमीशन चार्ज कर दिया नेचुरल लॉस हो गया, हमारे खाते से पैसे निकल गए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट, हमारे कस्टमर है उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिया तो फ़ायदा हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। और डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट ने सीधी बैंक ने जो सीधी पेमेंट कर दी हमारे कहने पे और हमें पता ही नहीं है तो वो भी आपका लॉस हो गया। तो आप यहाँ प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है। अभी मैं जो है नेक्स्ट आपके आता हूँ कि हमने जो है यहाँ पर आपने देखा है कैश बुक और पासबुक दो चीज़ें मैंने बना रखी है। ठीक है। इट मीन्स द कैश बुक एंड पासबुक बोथ हैव द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। ठीक है। तो पासबुक और कैश बुक के आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपकी होंगी। और आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन जो वो 4 डायमेंशन से होगा। ये आपके पासबुक है यानी बैंक की कॉपी उसकी पासबुक है तो बैंक ने हमारे को डेबिट किया, इन डेबिट का नाम कर हमारे खाते से पैसे कम हो के जाएंगे। ठीक है। और ये क्रेडिट यानी जमा। ठीक है। एक हमारे खाते में पैसे बढ़ते हैं, अगर बैंक हमें डेबिट करता है हमारे पैसे घटते हैं और बैंक हमें क्रेडिट करता है इट मीन्स आवर फंड इंक्रीजेस। ठीक है। कैश बुक है, कैश बुक में आपका रिसीट है ये, तो जब आपकी रिसीट होती है तो नेचुरली आपका कैश बढ़ता है और पेमेंट है तो नेचुरली आपका कैश घटता है। तो आप रिवर्स रिलेशनशिप देखेंगे, ये एरो डाउन है, ये एरो डाउन है, इसका दिस डेबिट, ये भी इसका डेबिट ही होता है एक प्रकार से, दिस डेबिट इक्वल टू दिस क्रेडिट। ठीक है। यानी पासबुक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट के बराबर है और पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट के बराबर है। यानी कहने का ये हुआ कि इसकी साइड इसके बराबर होगी, इसकी साइड इसके बराबर होगी। ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन ये होगा कि आपका एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि पासबुक के हिसाब से, आपके जो पासबुक है उसके हिसाब से अगर डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन दे रखा है कि पासबुक हैविंग द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट, तो आप पासबुक से शुरू करेंगे, उसका आंसर जो अराइव करेगा कैश बुक पे, उसका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसका आंसर आपका अराइव होगा डेबिट साइड के, कैश बुक के डेबिट साइड में। तो दो क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, उसका आंसर क्रेडिट बैलेंस के बराबर आएगा, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस के बराबर आएगा। यानी 4 डायमेंशन से आपके क्वेश्चन दिए होंगे कि एज पर पासबुक डेबिट एंड क्रेडिट, एज पर कैश बुक डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया होगा, मान लो मैं पहले कैश बुक से ले लेता हूँ कि एज पर द कैश बुक ऑफ राजेश चौहान देयर इज ए बैलेंस ऑफ 17,800 एज पर द कैश बुक एंड आफ्टर इट ही हैज मेड सच टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड पासबुक इज नॉट एग्रीइंग विद इट। तो फिर आप क्या करेंगे? तो अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास कैश बुक है, दूसरी आपके पास में है पासबुक। ठीक है। कैश बुक का यानी इसका या तो आपका डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है या आपका क्रेडिट बैलेंस गिवन हो सकता है।
तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्या करोगे, रट्टा लगा लो, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। आप कहेंगे ऐड लेस पता नहीं क्या बता रहे सर। बस आप इतना ही ध्यान रख लो कि अगर आपकी कैश बुक है, चाहे उसका डेबिट बैलेंस है चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, जो मैंने अभी प्रॉफिट लॉस बताए थे ना वो 7-8 रीजन्स के अंदर, उनके आगे मैंने बताया था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, तो प्रॉफिट हो गया। तो वो जो प्रॉफिट है वो तो ऐड कर देंगे, जिनसे लॉस हो रहा है वो लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर पासबुक है तो पासबुक का चाहे डेबिट बैलेंस हो और चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस हो, तो उस हालत में आप इसका ठीक रिवर्स कर देंगे। तो ऐड लॉस और लेस प्रॉफिट आप ये कर देंगे, क्योंकि जस्ट ये रिवर्स ही तो है ना, पासबुक का डेबिट का क्रेडिट, उसका क्रेडिट इसका डेबिट, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास में कैश बुक है, कैश बुक का आपके डेबिट बैलेंस है चाहे क्रेडिट बैलेंस है, तो आप करेंगे ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ठीक है। और अगर आपके पास में पासबुक है तो पासबुक इसका ठीक रिवर्स कर देंगे, वो आपके पास में जाएगा ऐड लॉस और लेस प्रॉफिट, हम ये कर देंगे, ठीक है जी। अब हमें इसको शुरू करते हैं जी कि आप इसको बनाएंगे कैसे, बस ये चीज़ें आप ध्यान रख लो, बाकी हम बनाएंगे कैसे मैं वो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये काफ़ी इजी हो जाएगा, एक क्वेश्चन करवाते ही आपको सारा चैप्टर आ जाएगा पूरा का पूरा, इसमें कोई चैलेंज वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो चैलेंज है, ठीक है। आप इलस्ट्रेशन 1 है वो देख लो। इलस्ट्रेशन 1 में है वन डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं इसको, यानी आपका डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये टोटल साइड बड़ी है, यानी आपकी रिसीट ज़्यादा है, रिसीट ज़्यादा तो आपका फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर अनफेवरेबल इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इस प्रकार से आप एक फॉर्मेटिंग बनाएंगे, और ये आप जो नॉर्मली मंथ एंड में बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 2 कॉलम रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, और फॉर्मेट में आप लिखेंगे इसके ऊपर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ओन, जो भी डेट होती है वो लिखेंगे। आप लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है उस डेट को, और फिर आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यूँ कर लेंगे, ये हो गए पर्टिकुलर्स, और ये हो गया प्लस आइटम, और ये हो गया माइनस आइटम्स, प्लस और माइनस, ठीक है जी। ये आपके पास है हो जाएगा। अब जो है मान लो इलस्ट्रेशन को छोड़ दो, मैं वैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका दे रखा कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, में छोटा ले लिया, जगह कम है, सी भी ले लिया मैंने, कैश बुक वो आपके मान लो 10,000 है, 10,000 में प्लस है, यानी आपकी जेब में पैसे हैं 10,000, ठीक है, माइनस में कुछ भी नहीं है। उसे कोई आइटम सोच लो, वी इश्यूड ए चेक बट चेक इज नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक दिया था 5,000 का, अभी वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो नेचुरली हमें फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया तो मैंने बोला था ऐड कर लो, तो आप लिखोगे ऐड, या ऐड भी ना लिखो, चाहे सीधा लिख दो कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। तो फायदा हो गया, फायदा तो प्लस हो जाएगा 5,000, ठीक है, या डैश लगा दो। फिर है चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे चेक को डिसऑनर कर दिया 4,000, अब लिखो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया, मान लो 2,000 का है तो लॉस हो गया तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज
बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो लॉस हो गया। मान लो वो हमारे पास में 1000 है, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने सीधे हमारे खाते में डाल दिए तो फायदा हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, मान लो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़, फायदा हो गया था। ऐसे ही लिखते जाओ बस, फायदा हो इधर लिख दो, लॉस उधर लिख दो, फिर आप यहाँ पर टोटल कर लो जी। लास्ट में टोटल किया तो 10 और 5 15, 15 और 10 25, ये तो 25 तो प्लस के, माइनस में आपके 6000, इसका ये साइड 19,000 से कम पड़ रही है तो 19,000 से कम हो रही है। तो यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक था, तो कैश बुक की डेबिट साइड है पासबुक के कई बराबर होती है, इसके बराबर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर जो लिखेंगे वो आपके पास में हो गया, या इसको यहाँ पर सीधा यूँ लिख दो, चाहे चलो यहीं लिख लो, ज़्यादा पंगे मत करो, इधर लिख लो, ये लिख दो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर हो गया जी 19,000, ठीक है। काफ़ी इजी है, आप इस प्रकार से कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है मेरे से इसके बारे में, हम कल और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपका क्लास का टाइमिंग जो वो इसी यही रहेगा, इसी प्रकार से, ठीक है। हाँ बेटा कुछ पूछना है, डज यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चलो ठीक है, अब नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम फिर कल करेंगे, ठीक है जी।